Here in this video, we'll be starting with section C, and this is Oswald sample paper 2. So here the 22nd question says that the binding energy per nucleon versus mass number curve is as shown. और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें अरेंज करके बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा, कि x ज़्यादा स्टेबल है, w है या s है. सो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ कि s जो होगा वो सबसे कम होगा. ठीक है, सो S वुड कम फर्स्ट, देन सेकेंड पे कौन आएगा, W आएगा, एंड देन X डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज करना. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेलेवेंट A एंड Z वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन. हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है. तो Z का क्या रिलेशन होगा, इट वुड बी Z1 प्लस Z2, क्योंकि यहाँ पे X है और W है, तो Z1 किसका, X का, और Z2 किसका, W का. सिमिलरली A के लिए क्या बनेगा यहाँ पे, A1 प्लस A2. एक्सप्लेन वाई बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी न्यूक्लियाई इज लो. हैवी न्यूक्लियाई के लिए हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्यों लो होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीजेस एंड इट वुड बी अफेक्ट द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. इस वजह से ना जो न्यूक्लिया होता है हमारा बहुत क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. दैट्स वाई. 23rd में हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है ऑन चार्ज Q. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंट लोकेशन से निकालने की कोशिश करोगे. जैसे यू विल बी फाइंडिंग फॉर F1 निकालेंगे हम कहाँ पे, एट A का निकालेंगे, B का निकालेंगे, C का निकालेंगे, अलॉन्ग A भी कर सकते हो, अलॉन्ग AC हो जाएगा आपका, अलॉन्ग BC हो जाएगा आपका, अलॉन्ग DC हो जाएगा, अलॉन्ग AC हो जाएगा. देन ऐड ऑल ऑफ दीज. ठीक है, उसके बाद यू वुड गेट व्हाट वैल्यू, नेट फोर्स निकल आएगा आपका. अब यहाँ पे इसका आप पूछोगे डायगोनल क्या होगा, इट वुड बी A√2, क्योंकि हमारी सारी साइड्स क्या है, A है. तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ना क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हो, इट वुड बी A√2. इसी तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होता है, U इज इक्वल टू चार्ज इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 R, जो डिस्टेंस होगा. ठीक है, जो भी आएगा यू कैन कमेंट डाउन योर आंसर फॉर इट. 24 में हमें ये बोर्स पोस्टुलेट यूज करना है टू प्रूव दैट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. R किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर के. सो विच फॉर्मूला यू वुड बी यूजिंग इज mv स्क्वायर वाला. mv स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना आपका, e स्क्वायर ओवर 4πε0 r. ठीक है, और बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π. तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू निकल सकती है, क्या आ जाएगी, nh ओवर 2π, m आ जाएगा, नीचे r आ जाएगा, और यही वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो यू वुड गेट द r वैल्यू, और r किसके प्रोपोर्शनल आएगा आपके, इट वुड गेट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट वन, 25th वन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में आपने डिफरेंस निकला है. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपोज होता है, रुकता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है. ये डिफरेंस हो गया. सिंबल R है इसका, एंड R डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी में क्या रहता है आपका, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ. इसमें हमारा क्या होता है, ओम मीटर होता है ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर. ठीक है, ये हटेगा यहाँ से, ओम मीटर लिखोगे आप यहाँ पे. So here the resistivity depends upon the temperature and the material of the conductor as well. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमें दो मेटालिक रॉड्स दी हुई हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. हमें बोला इफेक्टिव रेजिस्टिविटी बताओ इनकी. तो यहाँ रेजिस्टिविटी, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी आपकी, रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी. जैसे R1 को हम क्या लिख सकते हैं, ρ1 L ओवर A1, क्योंकि दोनों की लेंथ तो बराबर है. R2 कैसे लिखोगे, ρ2 L ओवर A2. अब हमें पता है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2. R की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, रो
एल ए, R1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, R2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड देन ट्राई टू फाइंड द रो वैल्यू फ्रॉम इट। ठीक है, आपने क्या निकालना है, रो निकालना है। एल तो एल कैंसिल हो जाएगा आपका लेफ्ट और राइट पे। ठीक है, किसके टर्म्स में आपकी रेजिस्टिविटी आएगी, रो 1 रो 2 A1 A2 की टर्म्स में आएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करना एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 26 पार्ट में हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज at rest in a uniform magnetic field. So it would be no force it will be experienced by the charge because it is at rest. So this will be no in this case. Second part में आपने फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 10 एम्पियर करंट, I दिया हुआ है हमें, N दिया हुआ है, यहाँ पे 100 टर्न्स है, रेडियस दिया हुआ है हमें, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना कोई मुश्किल तो है नहीं सेंटर ऑफ द कॉइल पे। इट इज गिवन बाय म्यू नॉट NI ओवर 2R। सारी वैल्यूज नोन है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, टेस्ला में आपका आंसर आ जाएगा। 27th में असेंडिंग ऑर्डर में हमें EM रेडिएशंस लगाने हैं। असेंडिंग मतलब हो गया छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, रेडियो वेव्स, देन यू वुड हैव इज माइक्रोवेव, देन यू वुड हैव इज एक्स रेस, गामा रेस। ठीक है, दिस इज हाउ यू वुड राइट इट। राइट टू यूजेस ऑफ एनी टू ऑफ दीज रेडिएशन, आप जिसका मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे एक्स रेज के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस फ्रैक्चर्स वगैरह। सेकेंड, हम क्रैक्स या फ्लॉस ढूंढ सकते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में एक्सरे से। इंफ्रारेड से हम क्या कर सकते हैं, थर्मल कैमरास में यूज हो सकता है, रिमोट कंट्रोल्स में यूज हो सकता है इंफ्रारेड। सो दीज आर द यूजेस फॉर टू यू कैन राइट फॉर एनी टू व्यू विज टू। ठीक है, 28 देखो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें कॉइल दिया हुआ है एंड रेडियस हैज 100 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 15 micro henry, and here what will be the change in self inductance if number of turns is increased to 500. So here the formula would be used. As we know L जो होता है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, म्यू n स्क्वायर A ओवर L के, और यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 100 टर्न्स थे पहले इनिशियली और लास्ट में 500 हो गए, तो इसका मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो जो हमारा L होगा उसको क्या कर सकते हो आप, 5 स्क्वायर कर सकते हो, 25 टाइम्स ऑफ 15 मिली हेनरी। तो मल्टीप्लाई करो 25 को 15 से, दैट विल गिव यू द न्यू सेल्फ इंडक्टेंस, दैट वुड बी द चेंज। ठीक है, अब सेकंड जो है, रेक्टेंगुलर फ्रेम इज गिवन टू अस एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। ठीक है, ये ना ऑसिलेशन वाला केस है हमारा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दे हैव गिवन कि ए बी जो है वो कनेक्टेड है स्प्रिंग से। ठीक है, तो उसको स्ट्रेच किया, ए डैश बी डैश पे ले आया एंड देन रिलीज एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड एक्सप्लेन हाउ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल वुड वेरी विद टाइम। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF निकालना मतलब d∅dt निकालना है E। सो वी नो कि x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस A cos ओमेगा t। सेकेंडली x, अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे 0 तो हमारा x क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, तो हमें पता है phi t क्या होता है हमारा, दिस इज योर चेंज। तो phi t हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, BLX होता है, दिस इज गिवन इन द बुक। ठीक है, x की जगह आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यू वुड सब्स्टिट्यूट, इफ यू वांट टू फाइंड द इंड्यूस्ड EMF क्या करोगे, E निकालना है, माइनस d∅dt कर दो, d∅dt की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले x को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास आ जाएगा -ABL cos ओमेगा t। अब इसका ही हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट वैल्यू यू वुड गेट इज ABL और हमारे पास W आएगा एंड cos विल बिकम sin ओमेगा t, माइनस साइन होगा तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, so this is what induced EMF is and it is varying sinusoidally. ठीक है, this is your answer for the 28th one and that's the last question of section B.